हेलो दोस्तों, तो आज का लोग है उत्तरायण के ऊपर। और आप सब लोग उत्तरायण के बारे में क्या जानते हो? ओह, क्या क्वेश्चन कर दिया है। वैसे तो उत्तरायण के बारे में हम सब लोग जानते ही हैं, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी है जो हम लोग नहीं जानते। तो वो चीज़ क्या है? 14 जनवरी को हर साल आता है। ऐसा क्यों है? तो लेकिन उसका हमको मालूम नहीं, लेकिन आता है 14 जनवरी को, ठीक है। और दूसरी बात कि उस दिन क्या होता है कि मकर राशि में सूर्य है ना, वो प्रवेश करता है, इसलिए उसको क्या नाम देते हैं हम? मकर संक्रांति। वो पूरी तैयारी के साथ, जैसे युद्ध लड़ने जाना है वैसे पतंग मांझा और डोरी लेके तैयार रहते हैं लड़ने। पतंग उड़ाते हैं। रात के दिन तो हम टुक्कल यानी कि गुब्बारे उड़ाते हैं, फानस बोलते हैं गुजराती में, तो वो भी उड़ाते हैं बराबर। फिर तिल के और लड्डू खाते हैं, हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी मकर संक्रांति सबको कहते हैं। और दूसरा दिन आता है, तो उस दिन हम लोग क्या है कि वार्षिक उत्तरायण यानी कि ठंडी मकर संक्रांति ऐसे भी बोला जाता है, तो वो मनाते हैं। तो बस इतना ही मेरे को तो पता है। आपको कितना पता है? हेलो, हाउ आर यू फ्रेंड्स? मैं हूँ के चौड़िया और हम सबकी दुनिया यानी कि इंटेलॉग्स और ज्ञान की दुनिया में स्वागत करता हूँ। और अभी हम लोगों को पता है कि 2020 यानी कि नए साल की शुरुआत हो गई है, और इसी के साथ से सच में ये बहुत हमारा हम सबका फेवरेट त्यौहार है। त्यौहार तो हम मना ही रहे हैं, तो हम लोगों को पता तो होना चाहिए कि यार ये मकर संक्रांति है वो 14 जनवरी को ही क्यों आता है, या फिर उसके पीछे का रीज़न क्या है। अच्छी तरह से जानने के बाद ही हम लोग ये त्यौहार मनाएंगे, तो उसको मनाने का एक आनंद है वो और ही एक्साइट रहेगा। और मेरे को भी अंदर से बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है दोस्तों कि आपको मैं ये सब बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ जानी नहीं थी जो आज मैं आप लोगों को ये वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। मैं आपको एक बात बता दूँ कि मेरे को इतना पतंग जगाने का कोई शौक नहीं है, इसलिए मैं क्यों मेरे लिए उत्तरायण क्यों इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों जो लोग मेरे को पहले से ही फॉलो कर रहे हैं ये मेरे इंटेलॉग आइडियाज़ की जो चैनल है उस पर, तो वो लोगों को तो पता ही है कि मेरा पहला व्लॉग जहाँ से मैंने अपनी जो ये जर्नी इंटेलॉग्स की शुरू की है, उसकी शुरुआत ही मैंने ये है उत्तरायण के दिन से ही की थी। और उत्तरायण के व्लॉग मैंने एक छोटा सा बनाया था अंधेरे में, जो जिसने देखा नहीं है तो प्लीज़ जो यहाँ पे आ गया है प्लीज़ लीजिएगा। और ये उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप उसको अच्छी तरह से एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी मैंने बहुत कुछ अच्छा बताया था। लेकिन तब क्या है कि इतनी मेरे पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी, जिसकी वजह से मैंने उसमें बताने में थोड़ा बहुत कंजूसी की थी। तो उसका कसर को मैं यहाँ पे पूरी करने वाला हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो को पहले देख लीजिए और बाद में ये वीडियो पे आएंगे तो आपको और भी बहुत कुछ अच्छा जानने को मिलेगा। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि यह त्यौहार को उत्तरायण क्यों कहा जाता है। तो उत्तरायण के अंदर अगर उसके वर्ड को ब्रेकिंग करेंगे तो उसको उत्तर प्लस अयन ऐसा एक पूरा डिफ्रेंशिएशन होगा। और अगर उसको शाब्दिक अर्थ में गिनेंगे तो उत्तरायण, जिसका एक कॉमन मीनिंग ऐसा होता है कि उत्तर की तरफ बढ़ना बराबर। तो इसी दिन में सूर्य है ना, वो धीरे धीरे सूर्य उत्तर की ओर बढ़ता जाता है। अगर आप मॉर्निंग में क्षितिज की ओर अपनी नज़र की स्ट्रेट देखोगे पूर्व दिशा में जहाँ से सूर्य निकलता है, तो उसका पूर्व से उत्तर की तरफ धीरे धीरे उसका बिंदु पॉइंट कुछ अंश जो साइंस की मतलब मेजरमेंट से throughout the year. This picture is in March, 2nd March in fact, and you see this is the direction in which the sun is moving. This picture is 30th March, and you see the sun has crossed the reference line and it is still moving towards north. This is 27th April. The sun is still moving towards north. This is 30th May. The sun is still moving towards north. This is 22nd June. Remember that on 21st June the sun has the maximum northern displacement.
ये चीज़ को ये वीडियो के द्वारा आपको क्लियर हो जाएगा। आगे बताओ कि दोस्तों ये दिन से ही माह महीना बोलते हैं या फिर माघ महीना बोलते हैं, वो भी शुरू होता है, तो इसको माघी संक्रांति भी बोलते हैं। और इसी के साथ साथ जो सूर्य है ना वो मकर राशि के अंदर प्रवेश करता है और बसंत की बहार मतलब के फूलों का खिलने का समय भी इसी दिन से स्टार्ट होता है, तो इसलिए उसको मकर संक्रांति भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये थी मकर संक्रांति और उत्तरायण के अंतर्गत थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो मैंने ऑनलाइन और बहुत सारी जगह से ढूंढ के यहाँ पर इकट्ठा की है। और अब जानते हैं कि अलग अलग प्रांत वाइज या राज्य वाइज तथा और जगह पे कैसे इनको मनाते हैं, तो उसी की रस्म और उसी का जो अलग अलग टाइप का जो सेलिब्रेशन है उसी के बारे में अब जानते हैं। है तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में ताई पोंगल और उज्वर तिरुमल के नाम से इस दिन को मनाया जाता है। उसके बाद है गुजरात और उत्तराखंड, तो वहाँ पे उत्तरायण के नाम से ये त्यौहार को मनाया जाता है। उसके बाद है जम्मू, और जम्मू जैसे कि नॉर्थ में उत्तरायण और माघी संग्रह के नाम से उसको मनाया जाता है। उसके बाद कश्मीरी घाटी के विस्तारों में, वो भी नॉर्थ का ही है, तो वहाँ पे शिशुर संक्रांत करके नाम से जाना जाता है। उसके बाद है हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, वहाँ पे माघी, आसाम में मोगाली बिहू और माघी बिहू के नाम से भी इस त्यौहार को मनाया जाता है। और यूपी और पश्चिम बिहार में खिचड़ी के नाम से मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति और कर्नाटक में मकर संक्रांति के नाम से यह त्यौहार को मनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमको पता चलता है कि सभी राज्यों में थोड़ा बहुत शब्दों का फ़र्क है, लेकिन उसका मनाने की जो रस्म को हम जानेंगे ना तब पता चलेगा कि सही में उसमें बहुत सारा डिफरेंस है, और ये उसी के बारे में मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। और अब जानते हैं कि अलग अलग देशों में उसको कैसे मनाया जाता है। तो जैसे कि बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश में उसको पौष संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। और नेपाल में माघी संक्रांति और खिचड़ी संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। उसके बाद है थाईलैंड, थाईलैंड में भी मनाया जाता है सोंगकरण के नाम से। और लाओस में पीमा लाओ के नाम से। उसके बाद है म्यांमार में थियान नाम के दिन मनाया जाता है ये। और कंबोडिया में पौ संक्रांत के नाम से मनाया जाता है। और श्रीलंका में पोंगल और उज्वर तिरुमल जैसे साउथ में मनाया जाता है, सेमी श्रीलंका में भी मनाया जाता है। तो दोस्तों ये हुई विदेश की बातें, जहाँ पे भी ये दिन को और हर्षोल्लास जैसे हम लोग सब मनाते हैं उसी तरह मनाए जाते हैं। लेकिन हाँ थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ये अलग अलग राज्यों में उसको कैसे और किस तरह से मनाया जाता है। तो चलिए अब उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों जम्मू में इस त्यौहार को माघी संग्रह और उत्तरायण के नाम से मनाया जाता है। तो कुछ इलाकों में उसको अतराणी या फिर उत्तरायण के ऐसे डिफरेंट नामों से मनाया जाता है। और यहाँ के अगले दिन है जो पौष महीने का अंत का दिन है, तो उसको यहाँ पे लोहरी के नाम से मनाते हैं। और जो माघ महीने की शुरुआत का जो हमारा ये दिन है तो उसको माघ संग्रह के नाम से मनाया जाता है। यहाँ पे डोंगरा घराने के लोग हैं जो यहाँ पे खिचड़ी खाने वाला पर्व यानी कि खिचड़ी वाला पर्व के नाम से ये त्यौहार का मनाया जाता है। वो यहाँ के इस घराने के लोग बड़े प्यार से खिचड़ी बनाते हैं और बहुत प्यार से एक दूसरे को खिलाते हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पे बाबा अम्बो का जन्मदिन भी इसी दिन आता है। और पूर्वमंडल और उत्तरबनी जैसे पवित्र जल स्थानों में वहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है। उस दिन बहुत सारी लोग वहाँ पे भीड़ जमती है। और इसी के साथ साथ वहाँ पे भद्रवाह करके एक पवित्र जगह है, वहाँ पे वासुकी भगवान की मंदिर की प्रतिमा को ध्रुत यानी घी से ढका जाता है और बहुत धूमधाम से इस पर्व को यहाँ पे मनाते हैं। तो देखा दोस्तों कैसे जम्मू में बहुत धामधूम से ये त्यौहार को मनाया जाता है। यानी उत्तर प्रदेश में भी इस त्यौहार को बहुत बड़े प्यार से मनाया जाता है। इस त्यौहार को दान पर्व के रूप में यहाँ पे मनाते हैं लोग। और इलाहाबाद संगम जहाँ पे तीनों नदियों का संगम है, त्रिवेणी संगम यानी कि गंगा, जमुना और सरस्वती, तो इसी पवित्र स्थान
पे बहुत बड़ा मेला लगता है और वहाँ देश विदेश के बहुत सारे लोगों की मेदनी उमड़ती है। और इसी के साथ साथ ये मेले को माघ महीने का पहला दिन के होने के साथ साथ इसको माघ मेला भी कहा जाता है। और 14 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक का जो समय है उसको एक खास पर्व के रूप में मनाया जाता है। और यहाँ पे कुछ समय पहले ऐसा माना जाता था कि इस समय के दौरान यहाँ पे शादी ब्याह है या फिर दान दक्षिणा जैसी पवित्र शुभ कार्य मनाना वर्जित माना जाता था। तो दोस्तों, जो ये त्रिवेणी संगम पे जो ये मेला लगता है, जो माघ का मेला है, तो वहाँ पे स्नान करने का एक बहुत पवित्र माना गया है। और यहाँ पे माघ मेले का जो स्नान है वहाँ से मकर संक्रांति से शुरू होता है और शिवरात्रि के आखिरी स्नान तक वो चलता है। दोस्तों, यहाँ यूपी में इस उत्तरायण के पर्व को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे उसी दिन लोग बड़ा प्यार से मनाते हैं और खाते हैं और एक दूसरे को खिलाते हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ खिचड़ी खाने के बाद जो दान किया जाता है उसको देने का भी एक बहुत अत्यधिक पवित्र महत्व रहा है। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि बिहार में कैसे इस त्यौहार को मनाया जाता है। तो बिहार में इस त्यौहार को खिचड़ी के नाम से ही मनाया जाता है। यहाँ पे उड़द की दाल है, चावल है, फिर गाय है, स्वर्ण है, फिर गर्म कपड़े है या फिर कंबल है, ऐसी अलग अलग चीज़ों को दान करने का भी एक महत्व रहा है। दोस्तों, इसी दिन महाराष्ट्रियन विवाहित महिला अन्य विवाहित महिलाओं को कपास, तेल, नमक इत्यादि जैसी चीज़ों का दान करती है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे तिल गुड़ की मिठाई बनाती है। और तिल गुड़ एक दूसरे को मुंह में रखते समय तिल गुड़ ध्याणी गुड़ गुड़ बोला, ये चीज़ का कहने का मतलब है कि तिल और गुड़ खाओ और मीठा मीठा बोलो, ऐसा उसका कुछ अर्थ होता है। वो मेरे को तो ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन जो महाराष्ट्रियन लोग हैं उसको अच्छी तरह से प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो प्लीज़ जो लोग महाराष्ट्रियन है, प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताइए कि उसको और किस तरह बेटर से बोलते हैं और इस त्यौहार को कैसे अलग तरीके से आप लोग मनाते हो। तो अब बात करते हैं बंगाल की। दोस्तों, बंगाल में इस पर्व में स्नान के बाद तिल दान करने का एक परंपरा है। और यहाँ पे गंगा सागर नाम की एक पवित्र जगह है, वहाँ पे हर साल बहुत बड़ा मेला लगता है। और ये जगह के बारे में कहा जाता है कि जब गंगा जी भागीरथी मुनि के साथ चल के तिल मुनि के आश्रम से होके यहाँ पे ही वो गंगा सागर में जाके मिली थी, इसलिए ये जगह का नाम गंगा सागर पड़ा है। और इसी के साथ साथ और एक मान्यता ऐसी भी है कि माँ यशोदा ने श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए यहाँ पे व्रत किया था, इसलिए ये जगह बहुत ही पवित्र मानी जाती है। और यहाँ पे बहुत बड़ी भीड़ में लोग यहाँ पे स्नान करने के लिए आते हैं और बहुत सारी मुश्किलों और बाधाओं जूझते हुए भी यहाँ पे एक बार तो वहाँ पे लोग आना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहा जाता है कि सब तीर्थ बार बार लेकिन गंगा सागर एक बार।